नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं वो है हमारा मुस्लिम आक्रमण से लेकर मुगल काल तक। ठीक, क्योंकि हमारा जो इससे संबंधित जो वीडियो बना है, ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने मुस्लिम आक्रमण से लेकर गुलाम वंश तक पढ़ा है। तो जो पढ़ा है उसी से संबंधित हम एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं। ठीक, आज हमारा पहला ठीक है क्वेश्चन क्या है। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगला वीडियो देखना है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित प्लेलिस्ट पे जाना है तो आप आई बटन से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहां पर सारी वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको पढ़े हैं ठीक, तो इस चीज को आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भारत में ठीक गुलाम वंश में किस शासक ने एकता प्रणाली की प्रारंभ किया। तो आप इसका उत्तर में आप देख सकते हैं, पहला इल्तुतमिश, ठीक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ठीक इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा क्या होगा, इल्तुतमिश। तो क्या किया था भाई इल्तुतमिश ने? ध्यान रखिएगा, एकता व्यवस्था को समझिए क्या है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, देखिए पहले क्या होता था, जो भी सेना बनते थे, यानी जो सैन्य व्यवस्था में काम करते थे, ठीक है, इसको अलग अलग प्रकार से क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? तो वेतन। इससे संबंधित है यही। ठीक, एकता का मतलब है इनको एकता दे दिया जाता है। एकता मतलब सूबा, एकता मतलब सूबा। अब वो जो व्यक्ति है एक सूबा का संचालन करेगा और उसके अंतर्गत वो जो व्यक्ति है अब उस सूबा के अंतर्गत अपने एक सेना रखेगी। ध्यान रखिएगा, और यही सेना जो है इसका यूज कौन करते थे? शासक लोग करते थे। तो एकतादारी का मतलब है सूबेदारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो सूबा मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही आदमी है, ठीक, वो अपने अंदर बहुत सारे सैनिक रखते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एकतादारी प्रणाली का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि कौन शासक है, कौन से शासक को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं? देखिए इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तो बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो कौन सा है भाई वास्तव में जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से ठीक जिस आप प्रसिद्ध शासक को जानते हो वो कौन है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक, ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा, ये भी याद रखिएगा, राय पिथौरा। ठीक, पिथौरा। और ये वही है जिनका युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, किससे? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक, तो समझ लीजिए, पृथ्वीराज चौहान और कोई नहीं है, पृथ्वीराज तृतीय है, थर्ड। क्लियर रखिएगा, थर्ड। ठीक है, जिसको आप इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ठीक, देखिएगा, मोहम्मद गौरी जब भारत आया 1191 में, ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, उसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ा। ध्यान रखिएगा, और चंदावर का युद्ध किसके साथ लड़ा था? जयचंद के साथ। तो सीधा सा है चंदावर का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1194 में। किसके अगेंस्ट? ठीक है, तो जयचंद के अगेंस्ट। वास्तव में क्या था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध था, इन दोनों में ठीक जयचंद ने किसका सहायता किया था? गौरी का सहायता किया था। ठीक है, लास्ट में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो ये जो है क्षेत्र के संबंध में कुछ विवाद हो जाता है गौरी से। ठीक है, तो क्षेत्र संबंधित विवाद के कारण गौरी के साथ चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें ये स्वयं मारा जाता है। ठीक है, तो ये है चंदावर का युद्ध, अर्थात जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या बलबन द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, बलबन कौन? तो बलबन जो है गुलाम वंश में ठीक आएगा आपका। ठीक, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं। ठीक, इल्तुतमिश के बाद ध्यान रखिएगा बलबनी वंश प्रारंभ होता है। ठीक है, छोटे छोटे और शासक हैं, तो बलबनी वंश में बलबन और कैकुबाद रहेंगे। ठीक, अब हमको यहाँ देखना है बलबन द्वारा क्या शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? तो बिल्कुल सही है, सिजदा पैबोस इन्होंने प्रारंभ किया था। सिजदा करना मतलब ठीक
कमर के तक झुक के सलाम करना, और पैबोस करना मतलब पैर को जाके चूमना, ध्यान रखिएगा, पैबोस। नौरोज, ठीक, प्रथा का प्रारंभ बलबन ने किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि नौरोज क्या है भाई, ये एक फारसी त्योहार है, फारसी त्योहार है। और इस फारसी देखिए, हमने ये पढ़ा है कि फारसी परंपरा के आधार पे अपने दरबार को उसने सजाया। साथ ही एक फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ कौन करवाता है, बलबन करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ वो दीवाने अर्ज की स्थापना करता है। दीवाने अर्ज क्या है भाई, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है। क्या विभाग, सैन्य विभाग। अर्थात इतिहास पे अब पहली बार आप देखेंगे अलग से सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन करता है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा, बार बार पूछा गया है, इंडिविजुअली भी मतलब अलग से स्पेशली इसको पूछा गया है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई। इस प्रकार आपका, ठीक है, चारों विकल्प सही है, अर्थात डी सही है। क्लियर है, आया समझ में। अब हम देख लेते हैं हमारा, ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 मंडल को किस शासक ने भंग किया, ध्यान रखिएगा, ठीक। 40 मंडल अर्थात तुर्काने चहलगानी, ठीक। 40 मंडल का मतलब क्या है भाई, तुर्काने चहलगानी, ध्यान रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी अर्थात ये जो है तुर्की सरदारों के 40 अर्थात 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था, ठीक। इसका निर्माता कौन था, इल्तुतमिश था, ध्यान रखिएगा, कौन था, इल्तुतमिश ने आपके तुर्के चहलगानी की स्थापना की और इसको समाप्त किया बलबन ने, ठीक। ध्यान रखिएगा, किसने समाप्त किया, बलबन ने, ठीक। ध्यान रखिएगा, बलबन जो है इल्बरी तुर्क था, ठीक है। ये क्या करता था, ये चाहता था कि ऑलरेडी, ठीक है, इतने बड़ा संस्था अगर इसके समय में रहेगा तो ये उसको प्रतिरोध करेगा, ध्यान रखिएगा, राजा का प्रतिरोध करेगा, इसलिए इसने तुर्काने चहलगानी को ही समाप्त कर दिया, उस संस्था को ही समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आएगा बलबन। किसने भंग किया, तो भाई बलबन ने भंग किया, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सल्तनत काल में आमिर ए आखुर, समझिएगा, आमिर ए आखुर किस पद को कहते थे, ठीक। आमिर ए आखुर, ठीक। क्या वो सैन्य प्रमुख था, नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वशाला प्रमुख था, धार्मिक प्रमुख था, या राजस्व प्रमुख था, ठीक। तो अमीर ए आखुर हम आप पढ़े होंगे रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के समय में, ठीक, उसका विवाह जो अल्तुनिया से हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति था, ठीक है, जिससे उसका प्रेम संबंध था, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठीक। और वो उसको अमीर ए आखुर बनाता है, अर्थात अश्वशाला का प्रधान बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अमीर ए आखुर कौन हो गया, अश्वशाला का प्रधान, ठीक। ध्यान रखिएगा, अश्वशाला का प्रधान। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था भाई, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी जो है जब भारत में आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, ठीक है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे, ऐसा नहीं कि केवल सेना के लोग आए थे, ठीक। तो उनके साथ कुछ लेखक भी थे। क्या वो लेखक अलबरूनी है, या फिरदौसी है, या हसन निजामी है, ठीक, या उपरोक्त तो दोनों है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही होगा उपरोक्त तो दोनों, अर्थात अलबरूनी के साथ साथ फिरदौसी भी आए थे, ठीक है। फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है, शाहनामा, ध्यान रखिएगा, क्या है, शाहनामा। शाहनामा को किस नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है, किंग ऑफ बुक, ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ बुक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, शाहनामा, ठीक है। चलिए, अलबरूनी का, ठीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है अलबरूनी का और फिरदौसी का, फिरदौसी कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक। चलिए, तो उपरोक्त उत्तर आएगा ना, उपरोक्त तो दोनों आएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे बैठा कौन, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले मृत्यु जान लीजिए कहाँ हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई लाहौर में, ठीक है। कब, 1210 में, जब वो चागोन खेल रहा था, अर्थात पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर गया, ठीक है। तो उस समय कोई 108 वाला इमरजेंसी सर्विस नहीं था, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल टाइप का नहीं था कि तत्काल रूप से, ठीक, एग्जाम मतलब उनके चोट को ठीक किया जा सके। सर पे चोट लगी थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले, ठीक, हमारा है प्रश्न कि ऐबक के बाद कौन बैठा, ठीक। तो हम इतिहास में कई बार इतिहास में डायरेक्ट इल्तुतमिश आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इल्तुतमिश जो है आराम शाह से संघर्ष करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक,
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तत्कालिक रूप से आराम शाह बैठा था, चूंकि ये अयोग्य था। क्या था भाई? ये अयोग्य था और ये बैठा था लाहौर में। कहाँ बैठा था? लाहौर में। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के सरदारों ने, ठीक, दिल्ली के जो लोग ने, सरदारों ने क्या क्या, इल्तुतमिश को बोला कि आप क्या करो, ठीक है, आप शासन करो। तो इल्तुतमिश तत्कालिक समय में बदायूनी का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है। इनको सहयोग मिलने के कारण इल्तुतमिश जो है, ठीक है, आराम शाह के साथ युद्ध करता, इसको परास्त कर देता। अब उसके बाद इल्तुतमिश शासक बन जाता, अर्थात, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो आराम शाह, बहुत अल्प समय के लिए बैठा। उसके बाद तात्कालिक रूप से फिर कौन बन जाता है? इल्तुतमिश शासक बन जाता है, ठीक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, गुलाम भी था, दामाद भी था। क्लियर है? ठीक। देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि हिजरी संवत है क्या। हिजरी संवत का अर्थ यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद हैं, ठीक, वो जो है, ठीक है, आपका मक्का से मदीना जब जाते हैं, ठीक, तो उसी समय को, उसी काल को या उसी अवस्था को हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब वो पैगंबर मोहम्मद जिस समय, ठीक, जिस समय में कहाँ से, ठीक, मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं, तो वो समय कौन सा है भाई? क्या वो समय 712 है, 622, ठीक, 1175, 1001, ठीक। तो उसका सही उत्तर होगा 622। अर्थात क्या भाई? मक्का से कहाँ प्रस्थान? मदीना, ठीक। इस चीज को आप समझ के रखिएगा, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना की ओर जाना ही, ठीक है, आपका उसी समय आपका हिजरी संवत प्रारंभ होता है, जो कि 622 ईस्वी में है, ठीक। तो 712 में क्या हुआ था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, ठीक है। किसका? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 1001 में, ठीक है, गजनवी मोहम्मद, ठीक, गजनवी, ध्यान रखिएगा, गजनवी का आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण 1001 से लेकर 1026 तक, ठीक, ध्यान रखिएगा, 1001 से लेकर 1026 तक 17 बार आक्रमण करता है। क्लियर है? और 1175 में गौरी का आक्रमण हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में, ठीक। तो इस प्रकार आपके ये सारे फैक्ट आपको मिल गए, ठीक। आपको उत्तर भी मिल गया कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, बगदाद के खलीफा से खिलाफत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला शासक कौन है? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से, ठीक है, खिलाफत का प्रमाण पत्र लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत का प्रमाण पत्र लिया था, ठीक, और उपाधि धारण किया था, ठीक। तो ऐसा कौन सा शासक है भाई? तो वो शासक है इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, वो कौन सा शासक है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, खलीफा से प्रमाण पत्र लिया, ठीक। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन है? ध्यान रखिएगा, भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क से पहले अरबी आक्रमण हो चुका था। अरबी आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? अर्थात भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अगर पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये तुर्क पूछ रहा है, तो तुर्क में पहला था सुबुक्तगिन। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आएगा सुबुक्तगिन, ठीक। जब सुबुक्तगिन चला जाता है तब, ठीक, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो है वो आक्रमण करते हैं, ठीक। तो पहला आएगा सुबुक्तगिन, ठीक। सुबुक्तगिन के बाद गजनवी, गजनवी के बाद गौरी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्रम चलता है, तो इसका उत्तर होगा सुबुक्तगिन, ठीक है। चलिए, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था भाई, पहला आक्रमण ये पूछा है, ठीक है, लेकिन सफल आक्रमण नहीं था। सफल आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ठीक है, 1001 में, ठीक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, अर्थात इसमें से कोई एक सही सुमेलित है और कोई 3 जो है वो, ठीक है, वो गलत है। ऐसा है क्या? ठीक, चलिए पहले देख लेते हैं। 1191 चंदावोर का युद्ध, बिल्कुल गलत, ठीक है। 1191 में क्या हुआ था? पानीपत का, ठीक, प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, बिल्कुल सही है, यही सही है, ठीक है। 1192 में, ठीक है, 1191 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अर्थात ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ देख लेते हैं 1194 में क्या हुआ था प्रथम युद्ध, बिल्कुल गलत, ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ था, अभी पढ़े हैं, चंदावुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके साथ? आपके चंदावुर का युद्ध जो है, ठीक है, आपके जयचंद के साथ, ठीक है। 1185 में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, बिल्कुल नहीं, ठीक। प्रथम आक्रमण हुआ था 1185
1175 में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ठीक, मोहम्मद गौरी, ध्यान रखिएगा, वर्सेस, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? ठीक, आया समझ में? ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद गजनवी के संबंध में असत्य कथन बताइए। मोहम्मद गजनवी के संबंध में, ठीक, असत्य कथन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सुल्तान की पदवी धारण की, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बुत शिकन के नाम से जाना गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ये जो है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर के सहित बहुत सारे मंदिर का ये विनाश करते हैं और उस मंदिर में जो भी देवता है उसको, ठीक है, उसको भी समाप्त कर देते थे, तोड़ फोड़ देते थे, इसलिए इनको बुत शिकन के नाम से जाना गया है। भारत पे 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल सही, 1001 से लेकर 1026 तक 17 बार आक्रमण किए हैं। ठीक है, मूल राज द्वितीय से पराजित हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मूल राज द्वितीय से कौन पराजित होता है? ठीक, गौरी पराजित होता है, मोहम्मद गौरी पराजित होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट गौरी के संबंध में सत्य है, अर्थात मोहम्मद गजनवी के संबंध में, ठीक है, असत्य कथन हो जाएगा ये चौथा वाला। ठीक है, तो आपका उत्तर 4 आएगा। क्लियर है? ठीक, मूलराज द्वितीय मतलब वही भीम द्वितीय। ठीक, अब आ जाइए, मोहम्मद गौरी के संबंध में असत्य कथन बताइए। चलिए भाई, मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। सिक्के में लक्ष्मी माता की तस्वीर, यह सही स्टेटमेंट है। ठीक, मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था, ठीक है, उसमें लक्ष्मी माता की तस्वीर वाला भी सिक्का इसने जारी किया था। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। प्रथम तुर्क अभी हम पढ़े हैं कि प्रथम तुर्क कौन है भाई? ठीक है, प्रथम तुर्क सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन पढ़े, हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, इसका उपनाम बिल्कुल सही है, शहाबुद्दीन था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से। द्वितीय युद्ध में ये जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का कारण है? ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक, मिनहाज उल सिराज ने कहा कि रजिया का स्त्री होना ही उसकी असफलता का कारण है। योग्यता थी उसमें, लेकिन वो स्त्री थी, इसलिए उसके दरबारी, ठीक है, वो उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक स्त्री द्वारा शासित होना, एक स्त्री के निर्देश पे काम करना उनको पसंद नहीं था। इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिए कि उनको षड्यंत्र द्वारा, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक, चलिए ये हो गया आपका मिनहाज उल सिराज। ठीक, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज की पुस्तक का नाम है ताबकात नासिरी। क्लियर है? चलिए, जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला, फारसी तर्ज पर दरबार को सजाने वाला और दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाला, ठीक, कौन है भाई? तो कौन है? नॉट अदर देन बलबन। ठीक, नॉट अदर देन बलबन। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने जिले इलाही, जिसने फारसी तर्ज पर दरबार सजाया और जिसने दीवाने अर्ज की स्थापना की, वो है बलबन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किला खरी दुर्ग का निर्माण किसने किया? किला खरी का दुर्ग को भी हम क्या कहते हैं? हरा महल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरा महल। ठीक, इसका निर्माण करने वाले हैं, ठीक है, इस आपके कैकुबाद। कैकुबाद कौन? कैकुबाद बलबन। ध्यान रखिएगा, बलबन के बाद, ठीक, यानी बलबनी वंश का अंतिम शासक है। ठीक, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ठीक है, गुलाम वंश ना। ठीक, क्योंकि आपके कैकू के बाद खिलजी आता है, खिलजी वंश की प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो कैकुबाद के बाद ध्यान रखिएगा अगला वंश आ जाता है। तो अर्थात कैकुबाद ही किला खरी दुर्ग का निर्माण किया था, हरा महल का निर्माण किया था। और इसकी मृत्यु के बाद इसी महल में, किला खरी के महल में जलालुद्दीन खिलजी, कौन भाई? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, ये महोदय जो है यहीं पर अपना राज्याभिषेक कराते हैं। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। किला खरी अर्थात हरा महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक, किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन सुमेलित कीजिए, या गलत कौन सा सुमेलित है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ठीक है, चलिए, बहराम शाह नायब पद का सृजन किया था। ठीक है, कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक, अभी पढ़े हैं। नासरुद्दीन महमूद टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था और बलबन मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण। तो ये गलत है भाई। ध्यान रखिए, बहराम शाह के समय नायब पद का सृजन हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बाद में यही नायब कौन बनता है? बलबन बनता है। ठीक, किसके समय में? ठीक, नासरुद्दीन महमूद के समय में भी ये बलबन रहता है और इसी के बाद बलबन, ठीक है, शासक बनता है। अर्थात पहला स्टेटमेंट सही है। कैकुबाद
गुलाम वंश का अंतिम शासक बिल्कुल सही है, क्योंकि कैकुबाद की हत्या करता है कौन? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश की स्थापना करता है, अर्थात ये सही स्टेटमेंट है। नासरुद्दीन महमूद जो है, इसको संत शासक कहा जाता था, क्योंकि ये अपने राजकोष से अपने निजी खर्च के लिए पैसा नहीं निकलवाता था। ये टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था, अर्थात टोपी सीता था, उसी को मार्केट में बिचवाता था, और उससे जो धन मिलता था, ठीक, उससे उसको ये अपने निजी खर्च के लिए उपयोग करता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर बलबन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण बलबन के समय नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक नॉट अदर देन इल्तुतमिश। ठीक, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश क्या किस किस प्रकार के सिक्के जारी किए? इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए। पहला था टका या टंका, ठीक, दूसरा है जीतल, जीतल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, टंका किसका था भाई? ये चांदी का था, और ये था आपका तांबे का। क्लियर है? ठीक, तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने किया था? ठीक, तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस शासक ने अपने पुत्रों का नाम फारसी राजाओं के नाम पे रखा? ध्यान रखिएगा, फारसी राजा जो पहले फारस में थे, फारस मतलब ईरान, ठीक, वहाँ के जो पुराने शासक थे, उस शासक के नाम से अपने पुत्रों का नाम जो रखने वाला कोई और नहीं है, बलबन है। ठीक है, बलबन, फारसी जैसे शब्द आ गया, देखिए फारसी एक्चुअली में ये अफरासियाब वंश से अपना, ठीक है, मतलब तुलना बताता था कि हम किस वंश से हैं, अफरासियाब वंश से हैं। ठीक है, इसलिए अपने बच्चों का नाम जो है ये, ठीक है, अपने मतलब वो पुराने शासकों के नाम पे, अर्थात ठीक है फारसी राजाओं के नाम पे रख रहा था, फारसी तर्ज पे, ठीक है, अपने दरबार को सजाया, और फारसी परंपरा से फारसी जो त्यौहार होते हैं जैसे नौरोज, उस प्रकार के त्योहारों को अपने समय में इसने प्रचलन करवाया। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि फारसी चीज़ों से प्रभावित शासक कौन है? तो बलबन है, अर्थात ठीक, फारसी राजा का नाम पे अपने पुत्रों का नाम किसने रखा? बलबन। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। तो हमने इस सेशन में क्या देखा, क्या एमसीक्यूज किया कि भारत में मुस्लिम आक्रमण से लेकर, ठीक है, गुलाम वंश तक, गुलाम वंश के बाद चालू होता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश और लोधी वंश। वो पूरा एक वीडियो में रहेगा। ठीक, इस वीडियो में यहाँ तक रहेगा। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद। ठीक है, इस सेशन को आप देखें, बढ़िया है। ठीक है, सेशन को देखने के बाद आप काम कर सकते हैं, अच्छा लगा, ठीक, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या है, जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। क्लियर है? चलिए, अगर आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित कंटेंट आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे, ठीक है, MPPSC के टेलीग्राम चैनल पे आप लॉग इन कर सकते हैं, या कहना चाहिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट कंपटीशन कम्युनिटी पे जा सकते हैं। ठीक, ये सारे वीडियो जो है मध्य प्रदेश के कंपटीशन कम्युनिटी के मध्य प्रदेश नाम के जो अलग से सेपरेट चैनल है उस पे आ रहा है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को कहिए। ठीक है, अगर उनको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप तैयारी करिए, पढ़ाई कीजिए।